आजमाइए रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश। नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की कतारें बदस्तूर जारी हैं। इस बीच सरकार ने साफ किया है कि राजनीतिक पार्टियां कुछ शर्तों के साथ पुरानी करेंसी को अपने खातों में जमा करा सकती हैं और उन्हें इस पर आयकर से छूट भी मिलेगी। सवाल यह है कि देश में आम लोगों और सियासी पार्टियों के लिए क्या अलग अलग कानून है और क्या काले धन से लड़ाई सिर्फ आम जनता की जिम्मेदारी है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने खास पेशकश पार्टियों की कैश पर ऐश, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पैसा जमा करने के लिए लाइन में लगे, लेकिन जो पार्टीज है उनके लिए तो कोई लाइन नहीं है। उनको पैसा दे देंगे चंदे के तौर पर, कितना भी पैसा दे रहे हो, उन पर टैक्स भी नहीं है, तो ये गलत है। गलत है सर। डिफिकल्टी तो हम फेस कर रहे हैं। लाइन में लगना सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। और नेताओं का क्या है, उन लोगों का पैसा तो आ रहा है। एक तरीके से जो वर्किंग क्लास है, हम जैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए एक बड़ा यू कैन से इट इज अ पेन। आज का पहला सवाल, काले धन के खिलाफ लड़ाई सिर्फ जनता की जिम्मेदारी है। इस शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों की बैठक में कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों की चंदा लेने की पद्धति पर चर्चा होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब काला धन अलग है चीज है, राजनीतिक दल अलग है, और राजनीतिक दलों में तो भारतीय जनता पार्टी जितनी हिंदुस्तान की राजनीतिक दल है, रीजनल पार्टियां हों या नेशनल पार्टियां, हिंदुस्तान की जितनी भी है, उससे 10 गुना भारतीय जनता पार्टी अकेला इलेक्शनों में पैसे खर्च करता है। Well, tax exemption to parties announced yesterday was taken very seriously by the people, and criticism started pouring in that why exemption to political parties and not to common citizens. But I think the conditions attached to the exemption for political party makes it reasonable, because only in certain cases where those conditions are satisfied that the exemption under the income tax act can be claimed by the political party. देखिए, जो पॉलिसीज केंद्र सरकार की है उसके ऊपर तो आपको भारतीय जनता पार्टी फैसला दे पाएगी, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन का कोई फायदा उठाता है तो नेशनल पार्टीज उठाती है, और इसके ऊपर लोकसभा के अंदर भी डिबेट की कई बार मांग हो चुकी है, और मैं तो उम्मीद रखूंगा कि बजट सेशन में इस पर गंभीरता से चर्चा हो। आज का दूसरा सवाल, 500,000 के पुराने नोटों का हिसाब सिर्फ जनता क्यों दे? आज का तीसरा सवाल, पार्टियों को पुराने नोटों में छूट देश की जनता से धोखा है। आज का चौथा सवाल, काले धन पर एक देश में 2 कानून क्यों? आज का पांचवा सवाल, सियासी पार्टियों का काला धन माफ क्यों हो? और राजनीतिक दलों को चंदे में 20,000 रुपए जमा करने की खबर पर वित्त मंत्रालय की ओर से अब सफाई आई है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि राजनीतिक दलों का 20,000 से कम चंदे पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन सरकार के पास कई ऐसे तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों पर नजर रखी जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों को 20,000 तक के चंदे में आयकर की छूट है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। वहीं हर पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा देने वाले का पूरा ब्यौरा रखना होगा
इसके साथ ही राजनीतिक दल को अपने खातों का सीए से ऑडिट भी कराना होगा और साथ में उसे एक तय वक्त में चंदे को लेकर रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा भी करनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों के खातों की जांच के लिए ये नियम है और ये राजनीतिक दल आयकर रिटर्न भरने के लिए भी बाध्य हैं। तो जब ये मामला ने तूल पकड़ा है कि क्यों राजनीतिक पार्टियों को छूट दी गई है, क्या देश में दो कानून है, आम जनता के लिए अलग और राजनीतिक पार्टियों के अलग, तो ये सफाई आई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। लेकिन फिर भी अभी लोगों के दिमाग में संशय है और लोगों की शिकायत है दरअसल कि हम तो लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियों को आप छूट दे रहे हैं, पुराने नोट भी उनसे ले रहे हैं, इनकम टैक्स में छूट भी दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ना आप सोर्स बताने के लिए तैयार हैं और ना ही आप सीएजी से ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत अपने घर से क्यों नहीं। हमारे साथ चार खास मेहमान, आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप जैन आदित्य, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, विराग गुप्ता कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और सुनील गर्ग जी हैं टैक्स एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जैन जी आपसे ही करेंगे। ये दोहरा नियम क्यों है इस देश में, राजनीतिक पार्टियों को छूट क्यों दी जाती है जबकि आम आदमी सड़क पर खड़ा हुआ है। ऐसे समय में ये प्रावधान बना था जिस समय राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर राजनीति सेवा भाव से करती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस धारा का दुरुपयोग हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की, उनके लोग 500 मोटरसाइकिलें नोटबंदी के पहले पैसा देते हैं और खरीदते हैं, हजारों करोड़ की जमीनें खरीदते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम देखें 75 से ज्यादा बसें भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली के नाम पर चल रही हैं। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होर्डिंग पे इनके खर्च हो गए हैं। तो ऐसे समय में ये धारा बंद होना चाहिए। इस धारा से क्योंकि खिलवाड़ सुनिश्चित रूप से दिखाई दे रहा है और मैं इस बात को भी दावे से कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, आपके माध्यम से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने नोटों में इतना ज्यादा चंदा आएगा जिसकी कल्पना पूरा देश नहीं कर सकता। जिस तरह पूरे देश के अंदर आतंक टैक्स का फैलाया है, टेररिज्म फैलाया है टैक्स का, आदमी 50,000 रुपए लेके जा रहा, 2 लाख आप लेके जा कर रहे हैं जी। पूरी बात एक मिनट यहाँ पे मैं एक चीज अपनी कह दूं फिर आपको मौका देता हूँ। एक बात ये बताइए कि ये कानून जो है और 1961 का जो कानून है और उसके सेक्शन 13A के तहत इनकम टैक्स से छूट का प्रावधान है राजनीतिक पार्टियों को, और ये 1961 से चला आ रहा है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इसमें बदलाव लाना चाहिए, बदलाव की जरूरत है। अब आके आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अब ये टाइमिंग क्यों? नहीं, अब दिखाई ब्रजेश जी अभी तक मिसयूज नहीं हो रहा था आपके मतलब ये, आपका कहने का मतलब ये पार्टी ने नहीं अभी ये दिखाई दे रहा है ना, पूरा देश देख रहा। आप बताइए गोरखपुर के अंदर 500 मोटरसाइकिलें भारतीय जनता पार्टी के पास किस पैसे से आई? उड़ीसा के अंदर जमीन कहां से खरीदी गई? पश्चिम बंगाल के अंदर लैंड कहां से खरीदी गई? पूरे उत्तर प्रदेश में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं कहीं ना कहीं मंशा दिखाई देती है। नहीं प्रदीप जी, आप बीजेपी पे आरोप लगाने लगे। हम लोग एक समस्या पे बात कर रहे हैं, एक ऐसे कानून पे बात कर रहे हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। वो इसलिए है क्योंकि वो सड़कों पर खड़े हुए हैं, वो लाइनों में खड़े हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, पुराने नोट आप उनसे नहीं ले रहे हैं। गोपाल जी हमारे साथ हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। गोपाल जी, ऐसा क्या है? और ये एक जब इलेक्टोरल रिफॉर्म से हम लोग बात करते हैं तो हमेशा यही बात कही जाती रही है कि जो भ्रष्टाचार है, जो काले धन की जड़ है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस पर पाक साफ आने के लिए तैयार नहीं है। ना वो चंदे का सोर्स बताने के लिए तैयार है, ना वो सीएजी से ऑडिट कराने के लिए तैयार है। अब आपने एक छूट उनको और दे दी है कि 20,000 रुपए तक आराम से जमा करो, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। इसमें बदलाव क्यों नहीं? नहीं, देखिए ये कोई हमने छूट नहीं दी है। अभी ये सेक्शन 13A 1961 से चला आ रहा है और उसमें भी यहां पे मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। ठीक है, चला आ रहा है, आपने तमाम बदलाव करने के लिए कदम उठाए, आपने इसके लिए क्यों नहीं सोचा? नहीं, देखिए दूसरी एक जो आज डिबेट चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि 8 नवंबर के बाद भी ये पार्टियां पुरानी नोट लेके जमा कर सकती हैं। ऐसी कोई छूट नहीं है, ना पिछले कानून में, ना अभी है, ना ये सरकार ने दी है। हमारी सरकार ने ऐसी कोई छूट नहीं दी है कि 8 नवंबर के बाद आप
500 और 1000 के नोट ले लीजिए और जमा कर दीजिए। जो आपका 8 नवंबर से पहले का पैसा इकट्ठा है वो जमा करके आपको पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अल्टीमेटली देखिए, आप कंफ्यूज जो डिबेट को नहीं इसका मतलब गोपाल जी ये हुआ, एक सेकंड, नहीं मैं दे रहा हूं आपको समय, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिमाग में जो एकदम से चीज आई जो आपने कही है, इसका मतलब तो ये है कि ये चीज लगातार चली आ रही है। आपने यही कहा कि ये तो पुराना कानून है जो कि चला आ रहा है, इसमें बदलाव अभी भी आप नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक है? नहीं, देखिए 2-3 चीजों को मिक्स नहीं करना है, हमें समझ के चलना है। पहला बात कि ये कानून 1961 से हमारा लाया नहीं हुआ। सेक्शन 13A के अंदर पार्टियों को डोनेशन और जो उनकी इनकम है 100% एग्जम्प्ट है। ऐसे और भी कई सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो ट्राइबल एरिया के सेक्टर है, उनकी भी इनकम एग्जम्प्ट है। तो यह एग्जम्पशन पॉलिटिकल पार्टीज को पहले से चली आ रही है और यह इसकी आवश्यकता नहीं आवश्यकता फिर से सोचना चाहिए। यह विषय डिबेट का है, उसको करना चाहिए। आपने दूसरी बात कही कि CAG का कंट्रोल, उसमें इलेक्शन कमीशन का पूरा इन लोगों को रिपोर्ट देनी होती है, वो सब देनी होती है। हम नहीं कह रहे कि इलेक्शन के प्रोसेस में काला धन नहीं है, वो रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन आज इसका उसके लिए लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है गोपाल जी और प्रदीप जी, आपसे भी कहूंगा कि इतने गंभीर मुद्दे पे तब राजनीतिक पार्टियां एक साथ नहीं बैठेंगी, एक साथ चर्चा नहीं करेंगी कि जनता तो त्रस्त है लेकिन हम मौज करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं। गोपाल जी आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। मेरे से नहीं विराग गुप्ता जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। भारत सरकार के आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास करेंगे। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट भी उनकी राय भी ले लेते हैं। विराग जी हमें ये बताइए, आसान शब्दों में थोड़ा समझाइए हमारे और दर्शकों को भी समझाइए कि ये छूट कैसी है, पॉलिटिकल पार्टीज को ये छूट क्या है, छूट दरअसल, और उसका किस तरह से ये फायदा उठाया जाता है? देखिए ऐसा है कि ये जो छूट है, ये छूट पूरी कानूनी तौर पर दी गई है, लेकिन इसका सही तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं होता। एक कानून है इनकम टैक्स में, इसको इस तरह से समझिए कि 20,000 रुपए से ऊपर के पेमेंट आप चेक से करेंगे, उसके नीचे आप कैश ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 20 करोड़ रुपया आप जाके जमा कर दीजिए। अगर आप 20,000 रुपए से नीचे ले रहे हैं तभी आप बोल सकते हैं, उसका क्लेम ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक राजनीतिक दल ने 20 करोड़ रुपए जमा किया और बोला कि ये मेरा पैसा 20,000 रुपए से कम में इतने कूपन में आया है, लेकिन उसके लिए उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये किन किन लोगों ने कूपन दिए, खरीदे, उनके पैन नंबर क्या है, उनके एड्रेस क्या है। जब आपने देश की आम जनता से शादी के कार्ड मांग रहे हैं, जब आप देश की आम जनता से 2,000 रुपए दे रहे हैं, तो आप अपना हिसाब किताब क्यों नहीं देते हैं? आप उसके लिए कानून की बाध्यता की बात क्यों करते हैं? कानून तो है, आप कानून का पालन नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 8 नवंबर के पहले इनका पैसा कितना था, इन लोगों ने अगले दिन अपने वेबसाइट में डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि मेरे पास कैश इन हैंड इतना है? अब आज ये कितना ज्यादा डिक्लेयर करके कितना कर देंगे, उसका क्या हिसाब किताब? नंबर 3, कुछ दिनों पहले दोनों में फ्रेंडली मैच हुआ था, कांग्रेस भाजपा दोनों में। इन्होंने दोनों लोगों ने विदेशी कंपनियों से चंदे लिए और उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से FCRA कानून को उन्होंने बदल डाला, जिससे कि लोगों को प्रोसिक्यूशन नहीं हो। ये आपस में लेवल प्लेइंग की बात करते हैं, जनता के साथ लेवल प्लेइंग क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता जब नोटबंदी की लाइन में लगी है, आप अपना हिसाब किताब पूरा वेबसाइट में क्यों नहीं डालते हैं कि जो 75% मेरा कैश पैसा है, वो पैसा कहां से, किसके पास से आया? देखिए आपके पास गोपाल जी, आपके पास सुनील जी कहना चाह रहे हैं। एक मिनट आ रहा हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन सुनील जी से बनता है। सुनील जी, आपको भी लगता है जो विराग जी ने कहा है, जो चीज की शुरुआत आप अपने हाथ से क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये बात करते हैं कि साहब 1961 से ये कानून है तो हम क्या करें इसमें। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रावधान है वो सेक्शन 11, 12 और 13 के प्रावधान है। सेक्शन 11 ट्रस्ट और सोसाइटी इनकम को एग्जम्प्ट करता है और सेक्शन 13A पॉलिटिकल पार्टी की इनकम को एग्जम्प्ट करता है। इन्होंने बड़ी चतुराई से क्या किया ब्रजेश जी, 115 BB में चेंज कर दिया कि अगर कोई ट्रस्ट और सोसाइटी एनोनिमस डोनेशन लेगी उस पर तो आपने टैक्स लगा दिया। उसमें प्रावधान क्या कर दिया कि 1 लाख रुपए आप 5% ऑफ द टोटल एनोनिमस डोनेशन, जिनके आपको सोर्स नहीं पता, तो उस पर आपको टैक्स देना है। लेकिन बड़ी चतुराई से इन्होंने वो 13A में चेंज नहीं किया। वहां पे अभी भी इन्होंने क्या किया कि 20,000 से कम अगर आप ले रहे हैं तो आप उसका अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है या आपका नाम नहीं पता है तो वो चलेगा। दूसरा ये तर्क देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ा मजा आता है सुनकर, बड़ा हसब भी है ये बात। ये कहता है देखो हम उसमें दे रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट दे रहे ना, सबको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। अरे भाई, अगर जब जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अगर एक शेयर होल्डर है, अगर वो पैसे लगाता है तो उसकी रिपोर्ट ROC में जाती है ना, तो आप 20,000 से कम वालों का नाम भी दे दीजिए, उसमें आपको हिचकिचाहट क्यों है? बिल्कुल।
सवाल यही है प्रदीप जी कि जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उनका नाम बताने में एतराज क्या है आप लोगों को? जी, निश्चित रूप से हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, क्योंकि पूरे देश में एक ऐसी सरकार है जिस सरकार के प्रधानमंत्री जिद्दी है, अहंकारी है और अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझते हैं। उनकी बहुत सारे राज्यों में सरकार है। वो आज मैं मेरी पूरी बात आज मनमोहन सिंह की तैयार है, घोटालों की बात हम शुरू कर दें क्या? आप विषय पे बात करिए। आप पहले राहुल गांधी जो पैसे खा गए उसकी बात करेंगे हम। मनमोहन सिंह की तो किसी नीति को आपने 5,000 करोड़ के घोटाले में बेल पे हैं आपके राहुल गांधी के अंतर्गत सवाल हमेशा आप दोनों से ही है। आपने जो नोट था उस नोट पे लिखा था, भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आपने उसको कागज का टुकड़ा कर दिया, और कागज का टुकड़ा कर दिया उसके बाद उसको चलन में ला दिया। या तो आप सब जगह चलन में लाते, आप कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। करेंसी पे भी वही लिखा है। क्योंकि डिबेट का टॉपिक है, हम चाहते हैं आपके पास जितना चंदा है, कांग्रेस का सारा चंदा वेबसाइट पे है, उच्चतम न्यायालय के इनसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हमारी पार्टी ने अकाउंट्स में रखी हुई है। कांग्रेस ने जो भी चंदा लिया है वो सामने है। आप बताइए, आपकी 500 मोटरसाइकिलें कहां से आई? आपकी जमीन कहां से आई? आपका चंदा क्या बात है, उसका सारा हिसाब दिए बगैर कोई पार्टी चल सकती है? खौफ पैदा किया। आप देखना अभी 20-20 हजार से कम कितना अरबों खरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जमा, हम लोग सारे लोग डर रहे, सर कांप रहे। ठीक है, यहाँ सवाल हमने सीधा सवाल ये किया था आपसे, कांग्रेस का पूरा हिसाब सवाल ये किया था कि शुरुआत आप लोगों ने अपने यहाँ से क्यों नहीं की? आप लोग मिल बैठ के इस पर बात क्यों नहीं करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर तरफ आप लोग ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात आती है, चुनाव की बात आती है, आप लोग को मालूम है कि कम पैसे में काम चलने वाला नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है उससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन उसके बावजूद आप लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। गोपाल जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए और पार्टी के ट्रांजैक्शंस में, अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं और काम भी कर रहे हैं। और जहां तक कानूनों की बदलाव है, देखिए अभी क्या है, हमारा अभी विषय चल रहा है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में यह विषय आया कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसा जमा करेंगी उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? तो वह बिल्कुल स्पष्ट है कि 8 नवंबर के बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी, हमारी भी, कांग्रेस की भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पुराने नोट लेके बैंक में जमा नहीं कर सकती। यह पहली स्पष्ट बात मैं कर दूं। दूसरी बात अभी दिनेश जी ने कही थी कि विदेशों से की कंपनियों जिसमें विदेशी शेयर होल्डर्स हैं उससे पॉलिटिकल पार्टी पैसे लेती है। ऐसा नहीं है, वो स्पेसिफिकली बैन है। हमारे यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें फॉरेन शेयर होल्डिंग है उससे नहीं ले सकते, डोमेस्टिक कंपनियों से ही ले सकते हैं। और जहां तक अकाउंट्स की बात है, प्रॉपर ऑडिट है, रिकॉर्डिंग है। आप ये कह रहे हैं मोटरसाइकिल ले ली, अरे मोटरसाइकिल ले ली, जमीन ले ली, वो सब हमारी बैलेंस शीट में है। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट पर वेबसाइट पे है, हमारी बैलेंस शीट इलेक्शन कमीशन में है। आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। घोटाले तो कांग्रेस करती है, जो 12 लाख के घोटाले करके बैठे हुए हैं। सुनील जी से कुछ नहीं होगा। सुनील जी, आपको लगता है जो दलीलें दोनों पार्टियों की तरफ से दी जा रही है, जैसे हमेशा ये लोग तैयारी दिखाते हैं, हम लोग हमेशा तैयार हैं, ट्रांसपेरेंट होने के लिए तैयार है, जवाबदेही के लिए तैयार है, लेकिन अभी वो सब कुछ ग्राउंड पे दिखता नहीं है, जमीन पे दिखता नहीं। देखो ब्रजेश जी, दोनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, मैं इनसे दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनकम टैक्स में 2 सेक्शन है, 13A और 13B। 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट को बताता है कि साहब इलेक्टोरल ट्रस्ट से अगर आपको डोनेशन कोई लेती है पार्टी और उसमें देने वाले को एग्जम्पशन है, पर जो एडीआर की रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि आज भी 80% जो चंदा आता है वो इसी तरह से आता है कैश में। आप उसके ट्रस्ट के तरफ चंदा क्यों नहीं लेते हैं? जब आपने एक प्रावधान बनाया तो वहां से आपको नहीं आ रहा है पैसा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं काला धन है
या कहीं ना कहीं जो चुनाव में जो पैसा लग रहा है वो कालाधन का जनरेशन हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले सिस्टम से कालाधन ही दूर करना पड़ेगा। अगर वो जनरेट नहीं होगा तो डोनेट भी नहीं होगा। देखिए ये बिल्कुल सुनील जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है। अल्टीमेटली मोदी जी ने जो सप्लाई वो खत्म करना है। अल्टीमेटली सप्लाई जब खत्म होगी काले धन की, तब सारे, अभी काला धन तो ट्रेडर के पास भी है, रियल एस्टेट में भी है, गोल्ड में भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के भी पास है। ये 20,000 रुपए तक की लिमिट क्यों रखी हुई है कि 20,000 में दो कोई पूछताछ नहीं होगी, ये क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें उसके ऊपर की बात है, उसके ऊपर उससे नीचे भी लिस्ट देनी पड़ती है, से आपको देना पड़ेगा और उनका अकाउंट रखना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, बहुत 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताएं कि जब काले धन को सफेद करने की पूरी बारी आई तो ज्वेलर्स के ऊपर छापे मारे गए और उनसे बोला गया आप अपने कैश इन हैंड का डिक्लेरेशन दीजिए। 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर को इन सारी पार्टियों ने अपने कैश इन हैंड का डिक्लेरेशन क्यों नहीं दिया? हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुराना पैसा है कि अगले दिन का पैसा है? जो भी इनको पैसा जमा करना था 9 नवंबर को जमा कर देते। दूसरी बात, देश में 3 बड़े संवैधानिक संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट में, PUCL जजमेंट में, कंवरलाल और सारे जजमेंट्स में बताया है कि राजनीतिक दल, भ्रष्टाचार और ये जो पूरा ये जो काले धन की व्यवस्था है लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। लॉ कमीशन ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में इसके बारे में जिक्र किया है। इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि राजनीतिक दल हवाला और काले धन का माध्यम बन रहे हैं। तो इन सब के बाद जब आप इतनी सख्ती कर रहे हैं कि आम जनता को आपने लाइनों में लगा दिया है, आप अपने ऊपर सख्ती क्यों नहीं करते हैं? आप एक नया आचरण क्यों नहीं पेश करते हैं? बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि अपने ऊपर सख्ती नहीं करते। उसके लिए बोलते हैं चर्चा करेंगे, नया कानून लाएंगे। कानून आपके पास है, कौन बोलता है आपको? ये बड़ा सवाल है। और वित्त मंत्री भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को डिजिटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, यानी अगर डिजिटल होंगे उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आएगी। वित्त मंत्री क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। These are changes which are taking place. In fact, I have no hesitation in admitting that at the ground level, the change is being widely adopted by people. Those in the political system across parties realize it a little later as to the kind of changes that have taken place. वित्त मंत्री कह रहे हैं कि चेंज इज वाइडली अडॉप्टेड बाय पीपल, यानी जनता तो वाइडली इसको अडॉप्ट कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को उसे अडॉप्ट करने में वक्त लगता है। ऐसा क्यों है? इतने रिलक्टेंट क्यों है? और यहीं पे बार बार शंका पैदा होती है प्रदीप जी, जब आप लोग रिलक्टेंस शो करते हैं, जब चेंज की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन अपने ऊपर लागू ना हो, क्यों? बीजेपी पे आरोप मत लगाइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारा कहना यह है, एक समय था जब राजनीतिक दल नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होते थे। आज जो स्वरूप बदला है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें इस सरकार को चेंज करना चाहिए, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी विपक्ष की कोई बात नहीं सुनते। अगर विपक्ष ये बात कहता तो प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते। आज आपने नोटबंदी की, आप इसको भी हटा देते। अगर कांग्रेस विरोध करती तब आप उस बात को कहते। आज आपने अच्छाई तो अपने जुम्मे कर ली। नोटबंदी की कांग्रेस ने सराहना की थी, लेकिन उसका जो सिस्टम है, आज आपने पूरे बैंक कैडर को चोर बना दिया। लोग पहले नेताओं को गाली बकते थे, अधिकारियों को गाली बकते थे, पुलिस को गाली बकते थे। अब बैंकिंग से, अब सुनिए प्रदीप जी, पॉइंटेड क्वेश्चन था कि आप लोग रिलक्टेंट क्यों है? अगर जनता अडॉप्ट कर रही है नई सिचुएशन में, वो डिजिटल होने के लिए तैयार है, आप लोगों पर इतनी देरी क्यों लग रही है, जैसा कि वित्त मंत्री कह रहे हैं? अब ब्रजेश जी, भारत सरकार के 52 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, वो आज डिजिटल नहीं हो पाए। उसमें केवल 22 लाख, विराग गुप्ता जी बैठे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। कितने लोग मेल का प्रयोग करते हैं, कितने लोग पेमेंट गेटवे का प्रयोग करते हैं। आज अगर रामविलास पासवान ने एक जूस वाले के यहाँ स्वेप करके कोई चीज ले ली तो वो गांव का व्यक्ति कर सकता है। आज आपके पास सिस्टम नहीं है। आज आपका जिस तरह से आपके डाटा है, समय का मैं इसलिए रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको क्योंकि समय नहीं है, मेरे को बोला जा रहा है बार बार वाइंड अप करने के लिए। बहुत जल्दी रिएक्शन, रिलक्टेंस क्यों है? गोपाल जी आपसे जानना चाहेंगे, और क्या आने वाले समय में जल्दी से
वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद जनता पार्टियों से भी कर रही है। बिल्कुल, हम ऑनलाइन पेमेंट के पक्ष में हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करनी चाहिए, करेंगे। और हम तो बिल्कुल जब रिफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहली बात हमें अपना आप तो करना ही पड़ेगा। विमुद्रीकरण के बाद तो डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी या तो बिल्कुल आवश्यक है और हम इसके लिए कमिटेड है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करने के लिए नहीं हुआ है। अभी करोड़ों लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं है, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है। इनकी कोई तैयारी नहीं है। इन्होंने कोई कदम आगे बढ़ाए हो तो ये देश के सामने बताएं। ठीक है, एटीएम से चलिए, ठीक है प्रदीप जी, समय नहीं है इसलिए रोक रहा हूँ आपको। विराग जी बहुत जल्दी से सिर्फ दो बातें हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले मोदी जी ने बोला था कि वो लोकतंत्र के मंदिर को अपराधियों से और दागी लोगों से मुक्त करेंगे, तो वो क्यों नहीं करते हैं? नंबर एक, जब आप शादी ब्याह में लोगों से वित्त मंत्री बोलते हैं कि शगुन का टीका आप चेक से दीजिए, तो उसको अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? उनको इतना विलंब क्यों? बिल्कुल। सुनील जी, देखिए, हमें इसमें थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आपने दोनों पार्टियों की दुखती रख पे आ रख दिया है। मैंने जो सवाल उठाया था कि जब बेनामी ट्रस्ट में अगर कोई पैसा आता है उससे आप टैक्स लगा सकते हो, तो इसमें लगा सकते थे, नहीं लगाया। पर मेरे कहने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और चुनाव सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए और पार्टियों को खुद आगे आना पड़ेगा, नहीं तो जनता इन पर भरोसा करना बंद कर देगी। बिल्कुल, बड़ा सवाल है कि भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है, जनता का भरोसा कम हुआ है। एक तरफ जनता इसलिए भरोसा टूट रहा है क्योंकि वो खुद देख रहे हैं कांग्रेस और इस जो रिपोर्ट हमने इस प्रोग्राम से पहले शुरू होने से पहले जो दिखाई थी रिपोर्ट आपको, उसमें अब जनता का दर्द भी आपने देखा होगा। कैसे वो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक नहीं है, हमसे पुराने नोट आप ले नहीं रहे हैं, आप राजनीतिक पार्टियों का अलाउ कर रहे हैं, उनको इनकम टैक्स में रिबेट भी दे रहे हैं। एक सवाल ये भी है जो विराग जी ने कहा था कि जब आप इनकम टैक्स में छूट उसको भी मिलती है जो डोनेट कर रहा है और पार्टियों को भी मिलती है, तो जो सोर्स है वो सामने आके क्यों नहीं डोनेशन देता? और इनकम टैक्स आप छूट भी लीजिए और आप डोनेट भी करिए, आपका नाम भी सबके सामने होगा, उसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं होगी, लाग लपेट की बात ही नहीं होगी। नहीं करेगी। उम्मीद यही करेंगे प्रदीप जी आपसे, गोपाल जी आपसे, कि दोनों प्रमुख पार्टियां एक साथ बैठे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो और कुछ ठोस निकल कर आए ताकि काला धन की समस्या वाकई दूर हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। मैं तो बहुत डर गया। कृष्णन, बताओ ये क्या लिखा है? will not talk in class. Keep quiet. अपने बच्चों की आंखों को इतना कमजोर ना होने दीजिए। शुरुआत अपना टीवी कनेक्शन बदलने से करिए। लगवाइए डिश HD+, जो देता है 5 गुना बेहतर पिक्चर क्लैरिटी। अगर है बच्चों की आंखों की फिक्र तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। ओह नो, स्क्रैच हो गया। एड्रेस क्यों? उन्हें घर बुला के तो देखो। हमारी गाड़ी पर स्क्रैच आ। So beautiful. सॉरी बोला तो जी, क्लासी लोगों की निशानी है। मैंने कहा था ना, घर बुला के तो देखो। नेरोलैक इंप्रेशन HD लगाओ, फिर घर बुला के तो देखो। नेरोलैक। Again at 12 o'clock. House is adjourned up to 12:00 hours. House is adjourned till 2 p.m. दिन उन्होंने वोट बदलने के दुख किसको नहीं होगा? मेरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माननीय। Regular and continuous disruptions characterize this session. पिछले 1.5-2 दशकों से संसद में नजारा आम हो गया है। मतदाता करे क्या जब सब शरीके जुर्म, किसी के हिस्से में कम और किसी के हिस्से में ज्यादा। देश के माननीय ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मतदाता ने उन्हें चुन कर भेजा था, पर वो सारे काम किए जिनकी उनसे उम्मीद नहीं की जाती, यानी हंगामा। संसद में हंगामा होना, संसद न चलना, ये पहले भी होता था। इस बार जरा ज्यादा हुआ।
आज भी आपको नहीं काम करना है। दरअसल संसद में जो कुछ हुआ वो किसी एक को दोषी ठहराने की हालत से आगे निकल गया है। जो सत्ता में होता है वो सहयोग की बात करता है और विपक्ष में बैठा दल असहयोग को सबसे बड़ा संसदीय हथियार मानने लगा है। We put so many options for them for discussions. Not a single option they opted. It means that they are not interested to discuss demonetization issue in the House. Only they keep this issue alive for the purpose of election outside the House. राज्यसभा तो मजे से डिमोनेटाइजेशन पर 2 दिन चली।